नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबरों की शुरुआत हम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट के साथ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की खबरों की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के शहरी इलाकों को खाली कराने के लिए सीरिया वाली नीति अपना रहा है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और क्या कुछ रहा दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। रूस यूक्रेन के शहरी इलाकों को खाली करवाने के लिए सीरिया वाली नीति अपना रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने पिछले 24 घंटों के अंदर पूर्वी यूक्रेन के शहर में रूसी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को इलाके से पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। यूक्रेन में 100 से ज्यादा दिन से जारी युद्ध को लेकर जारी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉस्को ने पूर्वी यूक्रेन में स्वघोषित लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के लड़ाकों को तैनात किया है। बताया जा रहा है कि ये लड़ाके पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है, इसी कारण रूसी सैनिकों ने इन्हें खदेड़ दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों को खाली करवाने के लिए फर्जी सैनिकों का पैदल मार्च निकालना रूस की पुरानी रणनीति है, जो उसने सीरिया में भी इस्तेमाल की थी। ब्रिटेन के मुताबिक रूस ने सीरिया के शहरी इलाकों को खाली करवाने के लिए बी कैटेगरी के जवानों को लगाया था। रूस को इस युद्ध से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके कई सैन्य उपकरण नष्ट हो गए हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की वर्तमान सरकार को हटाना इतना मुश्किल होगा। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है और इसी बीच अब यूक्रेन को अपने नागरिकों की चिंता सता रही है। तो ऐसे में यूक्रेन के जो शहर हैं उन्हें खाली कराने की कवायद यूक्रेन की ओर से जारी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान पर कतर ने नाराजगी जताई है। अब इस दोहा में स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा गया है दिखाते हैं आपको इस खबर में। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर कतर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिस पर दोहा में स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय दूतावास ने कहा कि दोनों देशों के राजदूतों के बीच बैठक हुई है, जिसमें धार्मिक शख्सियत पर भारत के व्यक्तियों के जरिए आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में चिंता व्यक्त की गई। भारतीय राजदूत ने बताया कि ये ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते, ये शरारती तत्वों के विचार हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता की मजबूत परंपराओं के अनुसार भारत सरकार सभी धर्मों को अपना सर्वोच्च सम्मान देती है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। इस संबंध में एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें किसी भी धार्मिक शख्सियत के अपमान की निंदा करते हुए सभी धर्मों के सम्मान पर जोर दिया गया है। भारत कतर रिश्ते के खिलाफ जो निहित स्वार्थ है, वो इन अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग लोगों को उकसाने के लिए करते हैं। हम ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए, जिनका लक्ष्य हमारे द्विपक्षीय संबंध की ताकतों को कम करना है। तो नूपुर शर्मा की ओर से दिए गए बयान पर कतर ने अपनी नाराजगी जताई है और ऐसे में भारत और जो कतर के राजनयिक हैं, दोनों की दोहा में मुलाकात हुई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राजनयिकों की ओर से साफ कर दिया गया है कि भारत ऐसे जो भी लोग अगर कोई भी इस तरीके के बयान देते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालने के बाद 40 आरोपियों की तस्वीरें जारी की है। इन सब की उम्र 25 साल से कम बताई जा रही है। देखिए पूरी खबर। पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, लेकिन अब तक जो सबूत सामने आए हैं उनसे साफ है कि साजिश गहरी थी। ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें ठेले पर पत्थर भरकर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इस बीच कानपुर पुलिस और जिला प्रशासन अब नई सड़क इलाके के आसपास बनी ऊंची इमारतों की जांच शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही कानपुर हिंसा में 9 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस केस में 38 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एटीएस की टीम इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को यहाँ जो हुआ उसके बाद यूपी पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा दिन में 3 बार हिंसाग्रस्त इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालने के बाद 40 आरोपियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। इन सब की उम्र 25 साल से कम बताई जा रही है। पुलिस ने इन लोगों की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने का ऐलान किया है। घटना के वक्त मिली तस्वीरों से इनकी शिनाख्त करने का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। आपको बता दें कि कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी और पथराव भी देखने को मिला था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। तो कानपुर हिंसा मामले में पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जितने भी लोग नामजद किए गए हैं उनमें से ज्यादातर 25 साल से कम के बताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। शिमला में आयोजित की गई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। देखिए रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। ये पॉलिसी ड्रोन के उपयोग से शासन और सुधार के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करती है। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। ये नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है। साथ ही कई पदों के सृजन की भी जानकारी दी गई। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में हिमाचल के कई फैसलों पर मुहर लगी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने नेचर पार्क के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। शहर के बीचों बीच बने इस पार्क की काफी संख्या में देवदार के पेड़ मौजूद हैं। देखिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4.5 करोड़ की लागत से बने शिमला में नेचर पार्क के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। पार्क में दिव्यांग लोगों के आने जाने के लिए अलग से रैंप बनाया गया है। शहर के बीचों बीच बने इस पार्क में काफी संख्या में देवदार के पेड़ हैं। लोगों के घूमने के लिए पार्क में 2 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रेल भी बनाया गया है। साथ ही युवाओं के लिए ओपन जिम की भी सुविधा की गई है। पार्क में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। 1 लाख लीटर की क्षमता वाला रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी बनाया गया है। इस पानी से पार्क में पौधों और पेड़ों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। करीब 3 साल पहले पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। पार्क के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसमें बच्चों के लिए झूलों की भी व्यवस्था की गई है। पार्क में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट द्वारा वॉल पेंटिंग की गई है, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। वन मोर वार्ड की पार्षद किमी सूद ने बताया कि अभी अमृत योजना के तहत पार्क के पहले चरण का काम पूरा हुआ है। जल्द ही दूसरे चरण का काम भी पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पार्क की लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए आएगी और इसका पहला चरण अभी पूरा हुआ है। हालांकि पहले चरण के बनने से लोगों में भी खासी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह का पार्क बहुत कम देखने को मिलता है। पार्क में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। जहां दिव्यांग लोगों के लिए अलग से रैंप बनाया गया है, तो वहीं युवाओं के लिए जिम की सुविधा भी है। तो यहाँ पर नेचर पार्क का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि ये पार्क आकर्षण का केंद्र भी बनेगा, वहीं युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का और चलिए साथ ही अब बात करेंगे हम रोहतक की। जी हां, जहां रोहतक में पहरावर गांव की जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का भी इस मामले में बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। रोहतक के पहरावर के लगभग 16 एकड़ विवादित जमीन पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आई है। ऐसे में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक हैं। ब्राह्मणों को हर हाल में पहरावर की जमीन दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साफ कर चुके हैं। ये जमीन ब्राह्मणों की है और दी जाएगी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पहरावर की जमीन हम 100% देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पूजनीय ब्राह्मण समाज को हम मानते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं। हम ये जमीन देंगे, कोई रोक नहीं। दूसरी ओर 4 मई को सीएम की ओर से रोहतक में की गई जिला अदालत और अन्य सरकारी कार्यालय को शहर से बाहर ले जाने की घोषणाओं पर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया कि उनके जिंदा रहते जिला अदालत को शहर से बाहर नहीं जाने देगी। इस बयान पर पलटवार करते हुए मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस नेता इस पर सियासत कर रहे हैं। कार्यालय शिफ्ट होकर रहेंगे, रोक कोई नहीं सकता। तो इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री का बयान भी सामने आया है। चलिए रुक करेंगे अब हम अगली खबर का और अब हम बात करेंगे। अगली खबर आपको हम बता दें, जहां सचिवालय यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। रिटायर कर्मचारियों ने कंपनी पर न सिर्फ वादा खिलाफी का आरोप लगाया, बल्कि पीएम के लाखों रुपए धोखे से हड़पने के भी संगीन इल्जाम लगाए। यमुनानगर लघु सचिवालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन का दौर देखने को मिला। प्रदर्शनकारी रिटायर कर्मचारी पेपर मिल के थे, जिन्होंने एकजुट होकर लघु सचिवालय के जमकर बाहर प्रदर्शन किया और कंपनी के खिलाफ रोष प्रकट किया। रिटायर कर्मचारियों ने कंपनी पर न सिर्फ वादा खिलाफी का आरोप लगाए, बल्कि पीएफ के रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया है। हम लोगों का वेतन रोक लिया इसलिए कि हम रिटायर थे उसी साल जून में रिटायर थे। मार्च अप्रैल मई जून इन्होंने सैलरी उनकी दिया मार्च अप्रैल की, लेकिन हमारी नहीं दिया। हमारी डिमांड पहले ये थी कि हमारा वेतन दिया जाए। उसके बाद जून में रिटायर हो गए। उसके बाद मिलने वाली सुविधाएं कोई भी इन्होंने नहीं दिया। न तो हमारा
वो फंड दिया, फंड का पैसा इन्होंने काट लिया, लेकिन पीएफ को नहीं भेजा, पीएफ डिपार्टमेंट को नहीं भेजा। ये फ्रॉड हो गया, 15 महीने तक का हमारा फंड का पैसा काटते रहे। प्रदर्शनकारियों की बातों को प्रशासन ने सुना है और उनकी मांगों को जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। फिलहाल देखना यह है कि प्रदर्शनकारियों की मांगें कब तक पूरी होती हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। परवेज खान, जगाधरी, खबरें अभी तक। तो रिटायर कर्मचारियों की ओर से यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा में खराब नरमे की फसल का बकाया मुआवजा राशि को लेकर किसान धरना प्रदर्शन देखने को मिला। हरियाणा किसान मंच के बैनर तले किसान सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे और नारेबाजी की। देखिए, साल 2020-21 में किसानों की नरमे की कई एकड़ फसलें बर्बाद हो गई थी। हालांकि किसानों को खराब फसलों का मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन सिरसा जिले में किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया। लिहाजा किसानों ने खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने खराब नरमे की फसल का बकाया मुआवजा राशि दिए जाने की मांग रखी। इतना ही नहीं, लघु सचिवालय में पहुंचे किसानों ने गेट के बाहर ही अपना मोर्चा खोल दिया। किसानों के आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें लघु सचिवालय में उच्च अधिकारियों से मिलने तक नहीं दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गेट पर ही रोक दिया। साथ ही किसानों का ये भी आरोप है कि सरकार की ओर से किसानों के मुआवजे की राशि कई महीने पहले भेजी जा चुकी है, लेकिन मुआवजा राशि किसानों को अब तक नहीं दी गई। वहीं किसानों के आरोप ये भी है कि किसानों की खराब फसलों को लेकर झूठी रिपोर्ट भी तैयार की गई। क्या वाकई में किसानों की खराब फसलों से लेकर मुआवजे में धांधली की गई है? तो इस पूरे मामले को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि किसानों को मुआवजा कब तक मिल पाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की तरफ से गांव बेहोली में 10 एकड़ जमीन में सरस्वती के किनारे पर कुंड बनाया जा रहा है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का पर्यावरण बचाव को लेकर ये प्रयास है। कुरुक्षेत्र के गांव बेहोली में 10 एकड़ जमीन में सरस्वती के किनारे कुंड बनाया जा रहा है। इस कुंड का निर्माण कार्य चल रहा है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिश ने कुंड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अवसर पर हमने यहाँ पर ये जो पोंड तैयार किया है, ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा पोंड है और इसके माध्यम से हम जो जीव जंतु, पशु पक्षी और कोशिश रहेगी कि जो प्रवासी पक्षी सीजन में आते हैं उनको भी हम यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। करीब 10 एकड़ में ये पोंड बोहली गाँव में तैयार है और बहुत अच्छा वातावरण यहाँ का बनने वाला, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा वातावरण यहाँ का है इसके बाद बनने के बाद। और मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। मनोहर सरकार की भी, हरियाणा सरकार की, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड और नीर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस काम को सारा कर रहे हैं। धुम्मन सिंह किरमिश ने बताया कि गांव बेहोली में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की तरफ से ये कुंड बनाया जा रहा है। ये कुंड तकरीबन 10 एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है। इस कुंड के तैयार होने के बाद प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आया करेंगे। उन्होंने कहा कि सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का पर्यावरण बचाव को लेकर ये प्रयास है। तो यहाँ पर बेहोली में 10 एकड़ में कुंड बनाया जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। रुक करते अगली खबर का। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में किसानों की ओर से धान रोपाई की तैयारी की जा रही है। खेतों की जुताई हो रही है और रोपाई के लिए पानी भी छोड़ा जा रहा है। वहीं सरकार के नियम के मुताबिक 15 जून से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। हरियाणा कृषि विभाग ने जल संरक्षण को लेकर कई बार मुहिम चलाई है। एक बार फिर से किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है। दरअसल खेतों की जुताई अब शुरू हो रही है और रोपाई के लिए पानी भी छोड़ा जा रहा है। वहीं सरकार के नियम के मुताबिक 15 जून से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर कृषि विभाग कुरुक्षेत्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रदीप मील ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी किसान आगामी 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकता। जो कोई भी किसान इस नियम को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि अगर नियम तोड़ा गया तो रोपाई की गई फसलों को नष्ट किया जा सकता है। कि अभी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। ऐसे में किसानों को बरसात का इंतजार करना चाहिए और 15 जून के बाद ही धान की रोपाई करनी चाहिए। तो खेती के लिए पानी की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि उचित मात्रा में किसानों को पानी मिले।
पानी की कमी ना हो। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के जिले करनाल में गर्मी के कारण सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। 30 रुपए बिकने वाला लाल टमाटर 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। 40 रुपए किसानों का बिकने वाला नींबू 100 से 120 रुपए किलो पर पहुंच गया। गोभी, कटहल समेत अन्य सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी काफी परेशान है। सब्जी मंडी में ग्राहक न होने की वजह से सब्जी विक्रेता परेशान है। कारण है कि गर्मी और सब्जियों के दाम बढ़ना। माथे पर चिंता की लकीरें हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि गर्मी के कारण सब्जी के दाम बढ़ गए हैं और खेत खाली हैं, जिस कारण से सब्जी नहीं आ रही। करनाल में भी कुछ सब्जी विक्रेताओं का यही हाल है। करनाल मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचे एक ग्राहक ने बताया कि सब्जी के दाम काफी हाई हैं। जो सब्जी पहले 20 से 25 रुपए किलो मिल रही थी, वो अब 50 से 60 रुपए किलो मिल रही है। वहीं नींबू एक बार फिर से 120 रुपए प्रति किलो हो गया है। ऐसे में चारों तरफ से दिक्कतें हैं। अब सब्जी मंडी में जो लोग पहले आते थे, उनसे 10 रुपए रिक्शा वाले लेते थे। अब रिक्शे का किराया भी बढ़ गया है और वो 20 रुपए लेते हैं। जितने के आदमी सब्जी लेना चाहता है, उतना किराए में चला जाता है। मंडी पिछले काफी समय से खाली पड़ी नजर आ रही है। आज लग रही है बहुत हाई रेट हो रहा। गरीब आदमी तो ले नहीं सकता। गरीब आदमी के लिए तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो रही है। कितना रेट है, क्या कहना चाहिए? 120 बोल रहा नींबू, टमाटर 40 बोल रहा। तो ऐसे में कुल मिलाकर किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा भीषण गर्मी पड़ने की वजह से किसानों की सब्जियां खराब हो रही है और जो सब्जियों के दाम है आसमान छू रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। 20 मार्च को अंबाला से मिले विस्फोटक हैंड ग्रेनेड और आईईडी मामले को अंबाला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में 4 मई को करनाल से पुलिस की ओर से 3 आरोपियों को संदिग्ध सामान के साथ गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पुलिस पूछताछ में बड़ा कबूलनामा किया है। 20 मार्च को अंबाला के पास चंडीगढ़ रोड पर सदोपुर में हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक आईईडी मिला था। मामले के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आए। करनाल पुलिस की ओर से 4 मई को विस्फोटक रखी एक संदिग्ध गाड़ी के साथ पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। मामले में अंबाला पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया। पूछताछ में कई खुलासे हुए। अंबाला के एसपी ने बताया कि फिरोजपुर के रहने वाले तीनों आरोपियों ने हैंड ग्रेनेड, आईईडी और 50,000 रुपए लाकर अंबाला में रखे थे। हैंडलर है पाकिस्तान बेस्ड रिंडा, उस द्वारा इनको टास्क दिया गया था कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और साथ में ये ग्रेनेड्स और कुछ पैसे, इनको 12 माइलस्टोन है जो अंबाला का चंडीगढ़ रोड के ऊपर, वहाँ पे रखने के लिए इनको हिदायत दी गई थी। जेल में रहने के दौरान आरोपियों के साथ एक कैदी ने आरोपी गुरप्रीत गोपी का संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर रिंडा से करवाया था, जिसकी ओर से तीनों आरोपियों को बम रखने का टास्क दिया गया था। तो पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। और चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के सेक्टर 24 के इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में एक फैक्ट्री में आग लग गई। नवीर पॉलीमर कंपनी एरिया में एक बटन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और कुछ कर्मचारी भी इसमें फंस गए थे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवीन पॉलीमर करके एक इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी है, जिसमें अभी आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची है। जिसमें बटन मैन्युफैक्चर होते हैं यहाँ, और उसी में ऊपर पहली मंजिल पे ज़्यादा आग फैली हुई है। उनके बारे में बिजली को कोई शॉर्ट काम हो रहा है, वो ऊपर से हुआ, हम तो नीचे काम कर रहे हैं। तो कितना नुकसान है, आग लगी हुई है अभी? तो क्या दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है आग बुझाने के लिए? अभी नहीं आई, तो काफी नुकसान है। पुलिस आग लगने से बताया जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि लोगों की सतर्कता की वजह से यहाँ पर बड़ा हादसा टल गया। अनिल राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। हालांकि आग किस वजह से लगी ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन लोगों ने ये जरूर कहा कि दमकल विभाग की गाड़ियां काफी देरी से पहुंची, जिस वजह से आग बुझाने में काफी समय लगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी वलीउल्लाह को सजा सुना दी गई है। ये फैसला गाजियाबाद की अदालत ने सुनाया है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। 7 मार्च 2006 को वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। कोर्ट ने संकट मोचन मंदिर में विस्फोट और दशाश्वमेध घाट में बम बरामद होने के मामले में
वलीउल्लाह को दोषी माना था। अब इस मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। वाराणसी के लोगों ने, पीड़ित परिवारों ने ये मांग की थी कि निर्दोष लोगों की हत्या के दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा मिलेगी, तभी सुकून मिलेगा। 2006 में पहला बम धमाका 6:15 पर संकट मोचन मंदिर पर हुआ। 7 लोग इसमें मारे गए, 26 लोग इसमें घायल हुए थे। 15 मिनट बाद 6:30 पर दशाश्वमेध मार्ग में कुकर में बम मिला था। 5 मिनट बाद 6:35 पर कैंट रेलवे स्टेशन पर पहली श्रेणी विश्राम कक्ष के सामने धमाका हुआ। 9 लोग इसमें मारे गए थे। मामले में बाकी 4 आतंकियों के नाम सामने आए थे। एक आतंकी और बम धमाके का मास्टरमाइंड मोहम्मद जुबेर कश्मीर में हुए मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अब इस मामले में फांसी की सजा दिए जाने के बाद पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली होगी। तो वलीउल्लाह को सजा का ऐलान कर दिया गया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने जेल से बेल पर आए अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए, जहां पुलिस ने रायपुर रानी से आरोपी को पकड़ा। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने जेल से बेल पर आए 2 आरोपियों से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। डीसीपी पंचकुला सुरेंद्र पाल सिंह ने जानकारी दी कि एसीपी क्राइम अमन कुमार के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने एक आरोपी को रायपुर रानी थाना क्षेत्र से 2 अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजेश कुमार उर्फ राजू रायपुर रानी निवासी के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम रविवार को रायपुर रानी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। उसी दौरान खंगेसरा की तरफ से एक व्यक्ति हाथ में बैग लेते हुए दिखाई दिया, तो पुलिस ने उसे रोका और वो गाड़ी देखकर भागने लगा। पुलिस की टीम ने तुरंत व्यक्ति को काबू किया और तलाश लेने के बाद उसके पास से 2 अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ थाना रायपुर रानी में अवैध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजेश कुमार उर्फ राजू को मर्डर के मामले में 20 साल की सजा हो चुकी थी। आरोपी 2016 से जेल में बंद था। आरोपी अप्रैल 2022 में जमानत पर बाहर आया था। आरोपी के खिलाफ अंबाला में हत्या का मामला दर्ज है। तो आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है और आरोपी जब जमानत पर बाहर आता है तो उसके पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए जाते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। मैनेजमेंट की तरफ से डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी गई। इस पोस्ट के चलते डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया। डेरा सच्चा सौदा मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल गुरमीत राम रहीम के परिवार के नाम एक चिट्ठी ट्विटर हैंडल पर वायरल हो रही थी, जिसमें लिखा था, हमारे नाम पर परमार्थ लेने वालों की जानकारी हमें दें। हमने किसी को भी नहीं कहा कि संगत से दान इकट्ठा करें। इस पत्र को राम रहीम की बेटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया था। पत्र में लिखा था कि हमारा नाम लेकर लोगों से परमार्थ इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि हमने कभी भी किसी को भी परमार्थ इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। आप ऐसे लोगों से बचकर रहें। इसके बाद अब डेरा मैनेजमेंट की तरफ से डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी गई है। इसमें लिखा है, डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई का काम करता है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ना तो परमार्थ लिया गया है और ना ही किसी को कहा है। साथ संगत सचेत रहे। ट्विटर पर चल रही इस पोस्ट से तो ऐसा लग रहा है कि डेरा मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच कुछ ठीक नहीं है। तो डेरा सच्चा सौदा मैनेजमेंट और डेरा सच्चा सौदा को लेकर अगर बात करें तो मानवता भलाई के लिए यहाँ पे ट्वीट किया गया है, ये कहा गया है, ये दावा किया गया है। लेकिन इसी बीच अगर राम रहीम के परिवार और साथ ही डेरा सच्चा सौदा मैनेजमेंट के ट्वीट्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ट्वीट वॉर जरूर दिखाई दे रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। झज्जर के गांव कासनी में देर रात एक युवक गायब हो गया, जिसका शव सुबह खेतों में मिला, जहां युवक का शव फंदे से लटका मिला। आखिर युवक ने आत्महत्या क्यों की, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हरियाणा के झज्जर के गांव कासनी में एक युवक का शव खेतों में फांसी के फंदे से लटका पाया गया। बताया गया कि युवक मानसिक तौर पर परेशान था। दरअसल युवक का नाम राहुल बताया गया, जो कि मानसिक तौर पर परेशान था। मृतक देर रात से घर से गायब था, जिसे परिजनों ने ढूंढा तो खेतों में शव पाया गया। पुलिस को शिकायत दी गई। मृतक की मां ने बताया कि राहुल पिछले काफी समय से मानसिक तौर पर परेशान था, जिसके चलते उसने फांसी का फंदा लगाया, जीवन लीला खत्म कर ली। जांच अधिकारी का कहना है कि फिलहाल मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मामले में हर एंगल से जांच जारी है। ये जी एक गांव कासनी के खेतों में ना एक फांसी खाकर एक लड़का जिसका नाम राहुल सन ऑफ राजवीर, जो अपने मामा के घर यहीं रहता था, ये बता रहे हैं, जो इसकी मदर ने दरखास्त दी है उसमें कहा कि ये मानसिक परेशानी में था, इस कारण इसने फांसी खाई।
पोस्टमार्टम वगैरह पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। तो पुलिस की जांच जारी है। जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। तो बताया जा रहा है कि जो युवक था वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। तो तमाम खबरों के बारे में आपने जाना, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।